नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड में हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कोरोना की रोकथाम को लेकर पीएम मोदी ने लिया फीडबैक। कोविड-19 की रोकथाम के लिए उत्तराखंड समेत 10 राज्य हुए शामिल। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सचिवालय से वर्चुअली लिया भाग। कोरोना को लेकर सीएम तीरथ सिंह रावत ने जताई चिंता, कहा कोरोना की तीसरी लहर से पहले ही हमें अस्पतालों को करना होगा मजबूत। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में उच्च स्तर पर होगी रैपिड एंटीजन टेस्टिंग। दवा किट भी होगी वितरित। संक्रमित गांवों में एंटीजन टेस्टिंग पहले करवाने के निर्देश। मंत्री यतीश्वरानंद ने किया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण। स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टरों की गैरमौजूदगी पर भड़के मंत्री। हालात सुधरे तो थमेंगे प्रवासियों के कदम। पलायन आयोग ने सरकार को दिए सुझाव। गांवों में स्वास्थ्य सुविधाओं का है भारी अभाव। तीरथ सरकार पर विपक्ष का हमला। स्वास्थ्य सुविधाओं पर कांग्रेस ने उठाया सवाल। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने लगाए आरोप। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे भगवानपुर की खबर से, जहां कोरोना काल में सक्रिय है शराब माफिया। नेशनल हाईवे की बराबर में देसी शराब का ठेका है। पुलिस की लापरवाही से सक्रिय हैं शराब माफिया। थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर शराब ठेका स्थित है। आखिर उत्तराखंड में कैसे आ रही है यूपी से शराब? भगवानपुर में कोरोना काल में सक्रिय है शराब माफिया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ठेका देसी शराब का हाईवे से लगा हुआ है और कोरोना काल में भी बदस्तूर शराब की बिक्री जारी है। कोरोना कर्फ्यू लगातार जारी। उस बीच जो शराब की दुकानें हैं वहां बिक्री भी की जा रही है। शराब माफिया जो हैं उनको किसी भी तरह का प्रशासन का कोई खौफ नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में कोविड-19 की रोकथाम के लिए उत्तराखंड समेत 10 राज्यों के 46 जिलाधिकारी एवं आयुक्त गणों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फीडबैक लिया। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सचिवालय देहरादून से वर्चुअली जुड़े और अपनी सहमति जताई। उत्तराखंड से जिलाधिकारी देहरादून डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव ने इस वर्चुअल बैठक में भाग लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजधानी देहरादून में कोविड की रोकथाम के लिए किए जा रहे कार्यों के बारे में अवगत कराया। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों से फीडबैक लिया और भविष्य में भी कोविड-19 की रोकथाम के लिए उचित सुझाव भी मांगे हैं। मंगलौर क्षेत्र में लोगों की लगातार हुई मौत के बाद सुर्खियों में आया लेबरहेड़ी गांव की सुध लेने के लिए उत्तराखंड सरकार नींद से जाग गई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार गांव में सैंपल एकत्र कर रही है। साथ ही प्रशासन के अधिकारियों ने भी गांव में डेरा डाल लिया है, जिससे गांव में हुई लोगों की मौतों के आंकड़ों का सही पता चल पाए। प्रदेश के कैबिनेट गन्ना मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद लेबरहेड़ी गांव में पहुंचे और गांव के हालात का जायजा लिया। 5-6 दिन से लगातार मीडिया के द्वारा भी और जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो अधिकारियों के द्वारा सूचना मिली है कि यहाँ से हमारे 30-35 लोगों की मौत हुई है। बहुत दुखद घटना है। तो उसके बाद सारा मामला संज्ञान में लिया है सरकार ने। मैं समझता हूँ टेस्टिंग का काम बड़े जोर शोर से चल रहा है। उत्तराखंड में कोरोना महामारी में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर उत्तराखंड सरकार विपक्ष के निशाने पर है। उत्तराखंड कांग्रेस लगातार सरकार की व्यवस्थाओं पर सवाल उठा रही है। में कोरोना के हालात को लेकर हम बात करेंगे उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी से। सर, किस तरह से देखते हैं हालात को उत्तराखंड?
देखिए, उत्तराखंड राज्य के अंदर कोरोना की दूसरी लहर ने जो है कहर बरपाने का काम किया है। आज कोरोना गांव में हर घर में जो है पहुंच गया है। बहुत सारे लोग संक्रमित हैं। यदि सरकार सही तरीके से टेस्टिंग आज कराने का काम करे तो बहुत बड़ी संख्या जो है कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मिलेगी। सरकार कोरोना की महामारी को रोकने में पूरी तरीके से अक्षम साबित हुई है। और इस महामारी के दरमियान जो है मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का बयान देख रहा था। वो कह रहे थे कि कांग्रेस कमी ना निकाले बल्कि सहयोग दे। कांग्रेस सहयोग दे रही है, लेकिन अगर सरकार कोरोना की महामारी को रोकने में विफल साबित होगी, सरकार की कमियां होगी, तो हम उसको उजागर करने का काम करेंगे। और मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष से कहना भी चाहता हूं, अरे हम तो कह ही रहे हैं, अब तो आपके विधायक, आपके मंत्रीगण, पूर्व मुख्यमंत्रीगण भी कहने लग गए हैं कि सरकार जो है कोरोना के परिप्रेक्ष्य में तैयारी करने में पूरी तरीके से विफल साबित हुई है। एक मंत्री तो जो है आंसू भी बहा रहे हैं। और मैं उन मंत्री जिसे कहना चाहता हूं, यदि आप वास्तव में इस बात को मानते हैं कि कोरोना की महामारी को रोकने में सरकार विफल साबित हुई है, तो भाई ये घड़ियाली आंसू बहाना बंद करें और त्याग पत्र देने का काम करें। ये जो है घड़ियाली आंसू बहाने का वक्त नहीं है। लोग भाजपा के चाल चरित्र चेहरे को देख रहे हैं, पहचान चुके हैं और वो वक्त का इंतजार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से हमने बात की। प्रीतम सिंह जी का कहना है कि जिस तरह से उत्तराखंड में हालत है, अब मंत्री और सरकार के लोगों को इस्तीफा देने की जरूरत है। देहरादून से कैमरा पर्सन लेक अहमद के साथ मैं नवाब चौधरी, के न्यूज इंडिया। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक तरफ जहां पूरा देश कोरोना जैसी भयानक बीमारी से जूझ रहा है, तो वहीं कुछ लोग मौके का फायदा उठाने से भी नहीं चूकते। आपको बता दें, भगवानपुर तहसील अंतर्गत ग्राम बजारेवाला में कुछ स्टोन क्रैशर लगे हुए हैं। इन्हीं स्टोन क्रैशरों में एक अमित स्टोन क्रैशर नामक क्रैशर मालिक द्वारा नदी के बीचों बीच और ग्राम समाज की भूमि में अवैध खनन किया जा रहा है। ये जो मोहनडो नदी है गांव के पास से गुजरती है और इसके किनारे पे अमित स्टोन क्रैशर है और ये हिमालयन स्टोन क्रैशर भी है। ये जो अमित स्टोन क्रैशर है, इसके द्वारा बीच नदी में रात के टाइम अवैध खनन हो रहा है। पत्थर उठा के अंदर शिफ्ट कर लेते हैं, उसके बाद दिन में क्रैशर चलाते हैं कि हम तो अंदर से पीस रहे हैं। यहाँ जो अभी आने वाली बरसात है उसमें कितनी भी नदी आ सकती है, किसी को पता नहीं है। इसका पानी गाँव में भी घुस सकता है, ग्रामीणों को बहने का खतरा है। बहुत ज़्यादा पहले भी बाढ़ आई है और दिन में ये कृषि भूमि में खुदान करते हैं और अगर ग्रामीणों ने रोकने की कोशिश की है तो बोलते हैं कि हमने नदी का बनावा किया हुआ है। खनन को लेकर एक तरफ जहां केंद्र और राज्य सरकार बड़े बड़े कानून बना रही है, वहीं खनन माफिया इस कानून को पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद है भगवानपुर के बंजारेवाला गांव में, जहां पर मोहनडो नदी के बीचों बीच खनन माफियाओं ने अवैध खनन को अंजाम दिया है। ग्रामीणों के विरोध करने पर संबंधित अधिकारी भी यहां पहुंचे, लेकिन लिपापोती करते हुए एक एचएमओ ट्रैक्टर पर कार्रवाई की, जबकि जहां खनन हुआ है उस पर अभी तक कोई कार्रवाई, कोई पैमाइश, कोई पेनल्टी नहीं हुई है, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफी रोष पैदा है। उत्तराखंड में सरकार द्वारा कोरोना कर्फ्यू 25 मई तक बढ़ाया गया। इस दौरान अनावश्यक आवाजाही पर रोक लगाई गई। हालांकि आवश्यक सेवाओं के साथ स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए आवाजाही पर छूट है। उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाकर 25 मई कर दिया गया है। इस वक्त हम खड़े हैं देहरादून के घंटाघर पर, जहां पर जो है पुलिस की यहाँ पर चेकिंग कर रही है। लोग जो आ जा रहे हैं उनसे पूछ रही है कि आखिर आप क्यों जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। और आप देखें कि किस तरह से आप
यहाँ पर जो गाड़ियाँ आ जा रही हैं और कई तरह से लोगों की गाड़ियाँ में यहाँ पर रोककर पूछताछ की जा रही है, आखिर वो क्या कारण है बाहर निकले हैं, क्योंकि इस दौरान जो है आवश्यक सेवाओं के लिए और मेडिकल सेवाओं के लिए ही जो है बाहर जाने के लिए छूट दी गई है और जब ज़रूरत हो तो तभी बाहर निकलने के लिए छूट दी गई है। लेकिन यहाँ पर आप देखो कि आम तौर पर जो है इतनी भीड़ जो है नहीं रहती है, लेकिन आजकल देखें तो ठीक ठाक संख्या में यहाँ पर गाड़ियाँ आ रही हैं, पूछताछ चल रही है लगातार। हम इनसे भी जानेंगे पुलिसकर्मियों से कि आखिर किस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो आप लोग चेकिंग कर रहे हैं, किस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, लोग क्या बता रहे हैं बाहर निकलने के लिए? लोग मेन चीज़ ये है कि लोग हर कोई बहाना लेके आ रहा है, कोई दवाई पर्ची को कुत्ते दवाई लेने जा रहे हैं, सब पुराने पर्चे ले घूम रहे हैं बाजार में। और इतना सरकार की मतलब समझाने के बाद भी लोग नहीं समझ रहे, दो आदमी एक ही गाड़ी में जा रहे हैं, ये लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। तो किस तरह की कार्रवाई आप लोगों के द्वारा की जा रही है? हमारी कार्रवाई जो की जा रही है, हमारे जो उच्च अधिकारी है अनवर खान साहब, जो गाड़ी पेपर नहीं है से घूम रहे हैं, गाड़ी सीज करके गाड़ी सीज कर दे रहे हैं उसकी। और जो ज़्यादा ही जो रियल प्रॉब्लम है उनको हम समझ रहे हैं, उनको हम छोड़ दे रहे हैं। यहाँ पर पुलिसकर्मी भी बता रहे हैं कि जिनकी समस्या है वाकई में उनको छोड़ा जा रहा है, लेकिन वाकई में लोग जो है जो सरकार की गाइडलाइंस है, प्रोटोकॉल्स है कि उनको पालन करें, बाहर बेफिजूल ना निकले, लेकिन लोग मान नहीं रहे। लोगों को ज़रूरत है समझे और जो हालात है उनको समझेंगे तो शायद जो कोरोना की जो रफ्तार है वो थम जाएगी। देहरादून से लईक अहमद के साथ मैं नवाब चौधरी, के न्यूज़ इंडिया। कहते हैं कि अगर खुद में हौसला हो तो बुलंदियों को छूने से कोई भी नहीं रोक सकता। कहानी एक ऐसे सिपाही की है जिसने अपने देश के नाम को ऊंचा करने के लिए हिमालय की ऊंचाई को भी अपने पैरों तले रौंदने का तैयार है, लेकिन कोरोना ने माउंट एवरेस्ट फतेह करने का उत्तराखंड पुलिस के जवान का सपना तोड़ दिया है। खानपुर विधायक के प्रस्ताव पर सीएम ने सिपाही की मदद को 6 लाख रुपए मंजूर किए थे, पर कोरोना में सचिवालय बंद होने की से मदद सिपाही तक नहीं पहुंच पाई। पैसा न होने की वजह से सिपाही अभियान में शामिल नहीं हो सका। देखिए खास रिपोर्ट। एसडीआरएफ भानियावाला में तैनात सिपाही राजेंद्र सिंह नाथ पर्वतरोही भी है। राजेंद्र ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट फतह करने को आईएमएफ में आवेदन किया था। आईएमएफ में राजेंद्र सहित 15 लोगों को चयनित किया, जिसकी फीस 26 लाख रुपए है। 9 लाख उन्हें हरिद्वार के उद्योगों ने दिए, जबकि 5 लाख रुपए उन्हें अपने जीपीएफ से निकाले। हिंदुस्तान के 15 लोग थे, जिसमें कि हमें लगभग 26 लाख के रुपए इसका पूरा बजट था। इसमें मैंने कई मतलब स्पॉन्सरशिप ली, जैसे कि हंस फाउंडेशन वगैरह, श्री सीमेंट और एकम्स ड्रग्स फार्मास्यूटिकल, असाई ग्लास इंडिया लिमिटेड और शिटकुल तथा कई लोगों ने मेरी इसमें मदद करी है, लेकिन इसमें फंड पूरा नहीं हो पाया। मैंने स्वयं के प्रयास से भी किया इसमें, लेकिन फंड पूरा नहीं हो पाया, जिस कारण मुझे पोस्टपोन करना पड़ा है और अब ये अगले साल ही होगा। इसके साथ ही मैं बीच में अभी अगर ये कोरोना की स्थिति सामान्य हो जाती है तो दक्षिण अफ्रीका की जो अफ्रीका महाद्वीप है उसकी सबसे ऊंची चोटी है किलिमंजारो, उसको मैं चढ़ाई करूंगा और इसे मैं प्री एवरेस्ट के रूप में भी लूंगा। खानपुर विधायक चैंपियन ने खुद सीएम तीरथ सिंह रावत से मिलकर यह मुद्दा उठाया था। सिपाही ने बताया कि विधायक के प्रस्ताव पर सीएम ने तत्काल 6 लाख रुपए स्वीकृत कर दिए, लेकिन कोरोना के कारण सचिवालय बंद था, लिहाजा इसकी प्रक्रिया पूरी न होने से पैसा उन्हें नहीं मिल सका। उधर उन्हें दल के बाकी सारे सदस्य 15 दिन पहले ही पर्वतारोहण के लिए काठमांडू पहुंच गए। 2009 में रानीपुर मोड़ हरिद्वार में एक आदमी 70 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया था, उसको मैंने उसकी जान बचाई थी, जिसमें मेरे को मेडल मिला था। इसके बाद मैं माउंटेन के फील्ड में चला गया था और मैंने ये 2017 में हिमाचल प्रदेश में CB13 पीक है 6264 मीटर, इसको मैंने सबमिट किया। DKD2 है 5670 मीटर और त्रिशूल पर्वत है कि जो कि दुनिया के 10 सबसे टफ पीकों में से एक मानी जाती है, 7120 मीटर, इसको मैंने सबमिट किया है। यहाँ जाने वाला मैं उत्तराखंड पुलिस का पहला कर्मी बना था और मेरा सपना है कि मैं माउंट एवरेस्ट पर जाऊँ, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर अपने देश अपने राज्य का झंडा लहरा रहा हूँ। राजेंद्र सिंह के नाम कई उपलब्धियां दर्ज है। उन्होंने 2017 में 6248 मीटर ऊंची हिमालय की CB13, 2019 में हिमालय की 5670 मीटर की DKD2, चमोली की 7120 मीटर ऊंची त्रिशूल पहाड़ी पर तिरंगा फहराया है। इसके लिए तत्कालीन DGP ने 26 जनवरी 2020 को उन्हें मेडल देकर सम्मानित भी किया था। राजेंद्र सिंह अब 2022 में दक्षिण अफ्रीका की किलिमंजारो नामक चोटी पर भारतीय ध्वज लहराने की तैयारी कर रहे हैं। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया।
कोरोना महामारी से पूरे देश में हाहाकार मचा है। वहीं दूसरी तरफ ब्लैक फंगस नाम की बीमारी भी अपने पैर पसार रही है। कोविड-19 के बाद अब ब्लैक फंगस भी अब धीरे धीरे प्रदेश में पैर पसारते जा रहा है। नहीं, हमारी रुड़की में अभी नहीं है, लेकिन हरिद्वार में जो कुंभ में आए थे एएनटी स्पेशलिस्ट, हमने उनको रोका हुआ है और आगे के लिए भी हम डीजी मैडम से भी बात हुई है कि उनको वहीं पोस्टिंग कराएंगे। और हमारे पास डॉक्टर आरबी सिंह हैं जो हरिद्वार में एएनटी स्पेशलिस्ट हैं और अभी पोस्टेड हैं वो, और वहाँ बेस हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं वो। पहली बात तो जब यहाँ की सरकार कोरोना का इलाज करने में ही असफल हो रही है तो ब्लैक फंगस की तो बात ही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। यहाँ पे मैं पहले बता दूँ आपको कि कोरोना के जितने भी यहाँ पे मरीज निकल रहे हैं जिस तरह से, उनका कोई भी क्वारंटीन होने का कोई सेंटर नहीं है। लोंडरा के इस एरिया में कोई दूर दूर तक कुछ नहीं है, ना कोई जांचें हैं। और आपका वैक्सीन की सरकार ने जो बात चलाई थी, वैक्सीन भी 45 से ऊपर के जो बंदे लोग थे उनके जो वैक्सीन लगनी थी वो भी आधी अधूरी वैक्सीन लगी हुई है और 18+ कर दिया गया है। सब बिल्कुल अधूरी तैयारियाँ हैं। पता चला अभी आने वाले 3-4 दिन के अंदर, मैं समझता हूँ जो उसके जानकार डॉक्टर हैं उनकी भी सरकार बहुत जल्दी व्यवस्थाएं करेंगी। और यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कमेटी ने शिक्षा मंत्री के आवास पर जाकर मुलाकात की और समस्या से अवगत करवाया, जिसके बाद पूरे इलाज का खर्चा वहन करते हुए माननीय अरविंद पांडे ने दरियादिली की मिसाल कायम की है। वहीं क्षेत्र के तमाम महिलाओं में चित्र में एकत्रित होकर शिक्षा व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे का आभार भी व्यक्त किया है। के घर गए थे सहायता के लिए महिला कमेटी, तो पांडे जी ने बहुत हमारा हेल्प किया, सम्मान भी किया और हमने उनसे जो सहायता मांगी उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया। जो हमारे माननीय मंत्री जी हैं उन्होंने जो हमारे महिला कमेटी के जाने से जो हमारा सहयोग किया, जितना इस कोरोना काल में उन्होंने जितना हेल्प किया एक बच्चे के लिए, तो इनके लिए उनको जितना भी धन्यवाद कहे उतना ही कम है उनके लिए। खबर रुद्रप्रयाग से है। बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने के दूसरे दिन मंगलवार को केदार बाबा के अग्रवीर भुकुंड भैरवनाथ के कपाट भी खोल दिए गए। पौराणिक मान्यता के अनुसार केदारनाथ के कपाट खुलने के बाद शनिवार या मंगलवार को भुकुंड भैरवनाथ के कपाट खोले जाते हैं और फिर केदारनाथ मंदिर में सायंकालीन आरती भी शुरू हो जाती है। विक्रम संवत 2078 भगवान केदारनाथ जी के कपाट खुलने के बाद आज भगवान भुकुंड भैरवनाथ जी के कपाट भी खोल दिए गए हैं और आज से भगवान केदारनाथ जी की आरती भी प्रारंभ हो जाएगी। जय बाबा केदार, हर हर महादेव। आजादी के 70 साल बाद भी नैनीताल की जंगलिया गांव के काला गांगर क्षेत्र में आज तक सरकार ने सड़क नहीं पहुंचाई, तो ग्रामीण खुद फावड़ा और बेलचा उठाकर सड़क बनाने का जिम्मा उठा लिया। नैनीताल जिले के जंगलिया गांव का छोटा सा कस्बा काला गांगर, जहां आज भी सड़क का अभाव है, जिस वजह से क्षेत्र के स्थानीय लोग राज्य सरकार समेत केंद्र सरकार से अपने गांव में सड़क बनाने की कई बार गुहार लगा चुके हैं। सर, हमको यहाँ पर बहुत ही समस्या है क्योंकि हम यहाँ कुछ भी नहीं कर सक रहे हैं बिन सड़क से, क्योंकि जो हमारा भी यहाँ सामान होता है खेतों में उसको मार्केटिंग तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में अगर कोई बीमार हो गया तो उसको मार्केटिंग ले जाने का कोई भी साधन यहाँ पर नहीं है। कंधे में चारपाई रख के ढोना पड़ता है। अस्पताल तक जो यहाँ के छात्र भी स्कूल जाते हैं उनको भी उनके माँ बाप पहुँचाने जाते हैं, क्योंकि जंगल का एरिया है तो उनको भी जान का खतरा बना रहता है। सरकार से हम आज 7 सालों से एक लिंक मार्गे की मांग करते आए, पर उत्तराखंड सरकार ने हमारी अभी तक नहीं सुनी। किस किस को लिखा आपने पत्र? आपने पत्र किस किस को लिखा अभी तक? मैंने पत्र अभी तक माननीय सांसद हमारे अजय भट्ट जी को पत्राचार किया और हरीश रावत जी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री पहले थे उनको भी पत्राचार किया इसके संबंध में।
कोरोना महामारी जिस तरह से पांव पसार रही है, वहीं स्वास्थ्य कर्मी के साथ रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्य एवं शिक्षक लगातार जन सहयोग में लगे हैं। राजकीय इंटर कॉलेज में चल रहे 18+ वैक्सीनेशन कैंप में बढ़ चढ़कर युवा वैक्सीन लगवा रहे हैं। रेड क्रॉस वाले जो सदस्य हैं हमको बहुत मदद कर रहे हैं, जिससे कि हमारा प्रतिदिन, जैसे हमारे साथ ये ममता हैं और हमारी गीता सिस्टर आज लगी हुई हैं और गीता सिस्टर लगी हुई हैं और गार्ड लोग हमारी हेल्प कर रहे हैं, जिससे कि हमारा प्रतिदिन जो है वैक्सीनेशन बढ़ ही रहा है, लोग जागरूक हो ही रहे हैं। और ये है कि सब लोग, अगर हमारा ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन होता है तो हमारे पॉपुलेशन से टारगेट की या जितनी कवरअप होती है इस सेंटर से। जैसा कि कोरोना महामारी चल रही है और लगातार आज हमारा 6वां दिन है जो राजकीय इंटर कॉलेज में कैंप चल रहा है, और मैं सबसे पहले तो स्वास्थ्य कर्मियों को बधाई देना चाहूँगा जो इतने महामारी के समय में लगातार लोगों से कंधा मिलाकर लगे हुए हैं, लोगों की जान बचा रहे हैं और वहीं कैंप में भी सहयोग कर रहे हैं। संक्रमित लोगों को लगातार उनके जीवन से जो खतरे में है वो लोग, तो आज उन्हीं स्वास्थ्य कर्मियों की ही देन है जो लगातार उनको ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनके साथ रह रहे हैं, अपना घर-बार छोड़कर उनके साथ लगे हुए हैं। खबर डोईवाला से है, जहां कोरोना महामारी के बीच यदि कोई सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है तो वो मजदूर वर्ग है, जिसके चलते इन विपरीत परिस्थितियों के बीच कुछ जरूरतमंदों को पूर्व राज्य मंत्री करण बोहरा ने राशन सामग्री वितरित कर मदद का हाथ बढ़ाया है। देखिए, एक विपरीत परिस्थितियों में लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पहले से ही आम जन की मदद करती आई है। पिछली बार भी जो एक कोरोना काल चला था उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने काफ़ी मदद करी। सरकार ने अपने स्तर पर भी काफ़ी सहायता की है। अभी भी सरकार ने 20 किलो राशन फ्री में देने का जो अभियान चलाया है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी अपना कर्तव्य बनता है कि लोगों के बीच जाकर के जिन जरूरतमंद को उनकी मदद की जाए। निजी अस्पतालों की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही और लगातार ही मरीजों से मनमाने पैसे वसूल कर निजी अस्पताल अपनी जेबें भर रहे हैं। इसी ही एक मनमानी का मामला सामने आया जी काशीपुर में, जो एक निजी अस्पताल ने मरीज से 7 लाख बिल बनाकर थमा दिया। देखिए रिपोर्ट। देखना उस माँ के लिए, जिस माँ के बेटे पे अंतिम संस्कार के लिए पैसे सोच के देखना, उसके लिए जो अब कर्जा ले लेके इधर उधर से लेके आ रहा है, सोच के देखना उस परिवार के लिए क्या बीत रही है। लोगों ने इसका 1 से 1.25 लाख रुपए पे किया हुआ है, तो काला बाजारी का शिकार हम भी हुए हैं। उस समय जब हमें चीजें ऊपर से महंगी आएंगी तो बात है कहीं ना कहीं नीचे भी महंगी ही जाएंगी। काशीपुर के आयुष्मान अस्पताल का एक ऐसा सच सामने आया जिसने पीर प्रशासन को ही हिलाकर रख दिया। यही नहीं, जिसने भी सुना उसके हाथ पैर ही फूल गए। और हैरानी वाली बात यह है कि बिना भुगतान के मरीज को डिस्चार्ज तक नहीं किया गया। जी हाँ, आयुष्मान अस्पताल का ही ये मामला है जहां 7 लाख रुपए का बिल मरीज को चुकाना पड़ा, जबकि जिस इलाज के लिए मरीज से 7 लाख रुपए लिए गए वो इलाज सरकारी आंकड़ों के हिसाब से बेहद सस्ता था। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड सेंटर के रूप में आयुष्मान अस्पताल को चयनित किया गया था, जिसके बाद से लगातार कोविड मरीजों में अधिक शुल्क लेने की शिकायतें भी मिल रही थी। वहीं प्रशासन ने इस मामले की गंभीरता देखते हुए फिलहाल जांच शुरू कर दी है और जांच के बाद कार्यवाही की बात कही है। कि यहाँ पे बिलों का भुगतान जो है मरीज से जरूरत से ज़्यादा वसूला जा रहा है, तो उसी की जांच के लिए यहाँ पर जो टीम गठित करी गई थी, उस मसले में हम लोग यहाँ पर आए थे और जांच में हमने इनको निर्देश यही दिया है उच्च अधिकारियों का कि 10 से 15 दिन में जितने भी डिस्चार्ज हुए हैं वो सभी के सभी बिल जो है ऑफिस में पेश किए जाएं, उन बिल पर जांच की जाएगी। और 3-4 बिलों हमने देखे हैं जिसमें कि इन्होंने अधिक पैसा वसूला है और उस पर पूरी कार्रवाई की जाएगी। उसमें बिलों के जो रेट्स जो गवर्नमेंट ने अब दिए हैं वो यहाँ पे चस्पा कर दिए जाएंगे कि जिससे कि मरीज को कोई परेशानी ना हो और जो भुगतान उसमें लिखा हुआ है उसी के हिसाब से मरीज अपना दे। और जिनके पास आयुष्मान कार्ड है उसमें थोड़ी सी इनके आयुष्मान अस्पताल में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी 2-3 दिन के लिए, जिसमें इन्होंने आयुष्मान का इस्तेमाल नहीं किया था। आज इन्होंने 5 मरीज यहाँ पे भर्ती करें और जो भी 9 अस्पताल आयुष्मान के उसमें इम्पैनल्ड हैं वो सभी कल से जो है आयुष्मान के सभी पेशेंट्स को कोरोना में फ्री इलाज देंगे। वहीं जब जांच शुरू हो गई और स्वास्थ्य विभाग ने पूरे मामले को खंगालना शुरू किया
तो निजी अस्पताल के डॉक्टर का बयान कुछ ऐसा था जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। डॉक्टर साहब का कहना है कि कोरोना काल में कालाबाजारी की वजह से उनको उपकरण महंगे मिले, जिससे उन्होंने उनकी कीमत भी मरीजों से ही वसूल ली। और हमारा उत्तराखंड में अभी के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए की न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।